So hey again, welcome to my YouTube channel. Hey, it's me Kriti. Hope everyone is doing great. So before proceeding for any कहीं भी कोई और टॉपिक पे हम पहले रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, और पढ़ाया था 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। और प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आगे की वीडियोस अपनी इम्प्रोवाइज जरूर कर पाऊं। सो मेरा लास्ट वीडियो में आपको वो लास्ट टॉपिक बताने का ये एम था कि वो अब यूटिलिटी एनालिसिस वहीं पे शांत हो गया है। शांत का मतलब हो गया खत्म हो गया है। अब हमको दूसरा टॉपिक प्रोसीड करना है इंडिफरेंट कर्व। इंडिफरेंट कर्व पढ़ने के पहले मैं आपको बहुत कॉमन चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर हो या आपको नहीं पता है कि जब भी हम कोई थ्योरी को वहीं पे स्टॉपेज कर देते हैं या वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि कहते हैं कि अब इसके आगे दूसरी थ्योरी पढ़नी है उसी सब्जेक्ट या उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको उस प्रीवियस थ्योरी का क्रिटिसिज्म या फॉल आउट पता होना जरूरी होता है। उसका रीजन होता है कि कुछ ऐसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स या मॉडर्न कोई भी ऐसा इंसान जो कहते हैं ना आलोचना कहते हैं हम जिसको कहते हैं कि यार तुम्हारे इस चीज के वजह से ये थ्योरी आई, तो उसका रीजन होता है आने का। उसका रीजन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो चीजें नहीं चली, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स के कारण नहीं चली और जिसकी वजह से दूसरी थ्योरीज आई। यूटिलिटी एनालिसिस इनिशियल थ्योरी थी जो मार्शल लेके आए थे। फॉर श्योर मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि वॉन वाइजर थे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स, जिनकी थ्योरी को आगे लेके गए मार्शल, और मार्शल की थ्योरी आगे बढ़ी यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से। लेकिन मार्शल की ये थ्योरी बहुत सारी चीजों में एक बहुत बड़ा फॉल आउट था जिसकी वजह से ये इंडिफरेंट कर्व थ्योरी हमारी आई। और अभी मैं आपको इंडिफरेंट कर्व थ्योरी इसके बाद पढ़ाऊंगी क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि वो थ्योरी जो यूटिलिटी एनालिसिस है कंज्यूमर बिहेवियरलिज्म थ्योरी में, वो क्यों खत्म या क्या इसका फॉल आउट था, क्या ऐसे रीजन थे, क्या ऐसे ड्रॉबैक थे कि जिसकी वजह से इंडिफरेंट कर्व ज्यादा सुपीरियर थ्योरी मानी गई इन कंपेयर ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी। सो लेट्स प्रोसीड। इसके 3 मेन रीजन है बोल सकते हैं। अगर आप देखना चाहो अपनी बुक में देख सकते हो, वैसे मोस्टली बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको ये एडिशनली बताना चाह रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि किसका क्या वजह था कि जिसकी वजह से यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियरलिज्म मार्शल की फेल हो गई। तो 3 ऐसे पॉइंट है। लेट्स प्रोसीड। 3 मेजर क्रिटिसिज्म या फॉल आउट बोल रही हूँ चाहे ये वर्ड बोल रही हूँ, ये दोनों ही सेम है। इसको आप लोग ड्रॉबैक भी लिख सकते हो। प्लीज ये तीनों वर्ड अगर कहीं पे भी आए तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। ओके, क्रिटिसिज्म या फॉल आउट या ड्रॉबैक ऑफ द मार्शल्स फेल्ड यूटिलिटी एनालिसिस। क्यों फेल्ड हुए, व्हाई? पहला, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अब आप सोचोगे अनरियलिस्टिक अजम्पशन भाई इसने क्या क्या लिया। हमने अजम्पशन आपको 2-3 बताए थे, और सबसे बड़ा अनरियलिस्टिक अजम्पशन था कि यूटिलिटी को आप कार्डिनली मेजर कर सकते हो। कार्डिनली मेजर का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है ये बात कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। जब हम यूटिलिटी को अपनी सेटिस्फैक्शन को एक सिंपल नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो इंडिफरेंट कर्व के एनालिसिस्ट कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, हिक्स, जेडी एलन, सैमुअल्सन, उन्होंने अपने थ्योरी में ये बताया, सबसे बड़ा एक फॉल आउट या ड्रॉबैक ये दिया मार्शल का कि जो यूटिलिटी की एक जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होती है ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन डिजायर में, वो साइकोलॉजिकल होती है। उसको कभी भी हम 1, 2, 3, 4 एक नॉर्मल नंबर में यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इनका एक अनरियलिस्टिक असम्पशन था। सेकेंड पॉइंट कि MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी कांस्टेंट। ये बात तो मैं आपको असम्पशन में लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे कांस्टेंट हो सकती है। मैंने आपको हिंट भी किया था, लेकिन क्योंकि उस समय मेरे मुंह से एक्चुअली निकल गया था, बट यहाँ पे एक्चुअली वो क्रिटिसिज्म या कह सकते फॉल आउट के तौर पे निकल आया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। भाई कैसे हो सकती है? आपकी इनकम है, अभी का जो एग्जांपल ले लो, अभी का जो इकोनॉमी का सिचुएशन चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है, कोरोना कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स हैं इस समय, और लोगों जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनकी इनकम क्या हो रही है यहाँ पे कम ज्यादा होके आ रही है। डेफिनेटली आ रही होगी आपके पेरेंट्स की, आपके भाई बहन की, जो भी आपके फैमिली में प्राइवेट जॉब करता है।
कम ज्यादा आ रही होगी, तो उसका रीजन होता है आपकी इनकम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, आपकी मनी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। पहली बात तो इन्होंने इनकम की तो बात ही नहीं की, मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने सिर्फ मनी की बात की, मनी को इन्होंने इनकम को फॉर्म दिया और प्राइस को रिलेट किया, लेकिन वो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल आउट हो गया। कभी भी किसी भी ह्यूमन की इनकम कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी भी किसी का मनी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वो इकोनॉमी के सिचुएशन के अनुसार वो फ्लक्चुएट या परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं होता रहता है। तो MUM नेवर एवर कैन बी कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नो फॉर्मल डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब आगे की क्लासेस में जब मैं इफेक्ट्स पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर होगा, जब मैं इलास्टिसिटीज लूंगी तब आपको ये इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ इस फॉल आउट का थर्ड पॉइंट का मैं आपको छोटा सा एक नक्शल बताना चाहती हूँ यहाँ पे लिख के, कि इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जब प्राइस में चेंजेस आता है, प्राइस में, दिस इज प्राइस, मेरा पी बहुत गंदा है सॉरी, जब प्राइस में चेंजेस आता है, ये चेंज है, ठीक है, डेल्टा डिनोट्स एज अ चेंज, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके इनकम में तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा, जो वाई से डिनोट होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो चेंज आएगा ही ना यार, क्यों नहीं आएगा। आपका जब इनकम ज्यादा है तो आप सोचोगे कि कितने ज्यादा सामान खरीद लो, तो उस प्राइस से, उस इनकम से तो आपका क्या डिजायर, वांट, सेटिस्फैक्शन, नीड बढ़ी ना। और जैसे ही प्राइस में कुछ ऐसे चेंजेस आए, आप सोचे कि नहीं यार चलो इसकी जगह कुछ और गुड्स ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो अभी जब मैं इलास्टिसिटीज पढ़ाऊंगी ना डिमांड की, तब आपको क्लियर होगा कि इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात मैं क्यों कर रही हूँ। बट ये तीन मेजर फॉलोआउट्स आपको समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब मैं आई से शुरू करूंगी, दैट इज इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस, तो तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी जब मैं इसके बाद बैकग्राउंड बताऊंगी तो आपको तब समझ में आएगा कि यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ मार्शल क्यों फेल हुआ एक्चुअली में। सो अब आगे हम पढ़ते हैं आईसी, कि आईसी क्या होता है और आईसी का बैकग्राउंड क्या है। तो पहले मैं आईसी को बताने के पहले आपको मैं बैकग्राउंड या हिस्ट्री बता देना चाहती हूँ, ये एडिशनल है ताकि आप कंफ्यूज ना हुए कि यूटिलिटी एनालिसिस में कृति क्यों बोल रही थी कि वो मार्शल ने कॉइन किया था और आईसी में कोई और इकोनॉमिक्स का नाम, क्योंकि आईसी में इकोनॉमिक्स ज्यादा है जिन्होंने अपनी थ्योरीज को बताया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड एक चार्ट के तौर पे बनाया ताकि आपको इजी हो पढ़ने में। सो लेट्स प्रोसीड। कंज्यूमर एनालिसिस हमारी दो तरीके से हुई, इसको हमने पढ़ के खत्म कर दिया जो कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस थी। इसको इकोनॉमिक्स मार्शल ने पूरा थ्योरी वॉन फाइजर से लेके आगे बढ़ाई, अपने व्यूज दिए और लेटर ऑन ये क्रिटिसाइज हो गई मॉडर्न इकोनॉमिक्स से, जो कि इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस के इकोनॉमिक्स थे। और कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड है। ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपकी 1, 2, 3, 4 की you can measure your utility power on the basis of simple number 1, 2, 3, 4, जो कि पॉसिबल नहीं थी। यही सब क्रिटिसिज्म्स के कारण, यही सब फॉलआउट के कारण जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आए, इंडिफरेंट कर्व के इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने बोला कि ऐसी यूटिलिटीज मेजर नहीं होती है, तो इसीलिए मार्शल की ये थ्योरी फेल हो गई। ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस इसकी एकदम उल्टी है। इसके कुछ इकोनॉमिक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, जिनके नाम थे कुछ हिक्स, J.D. Allen एंड सैमुएल्सन। मैं फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, हिक्स, J.D. Allen एंड सैमुएल्सन। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये सारे थोड़े से डिफिकल्ट नाम है, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी होता है। बिकॉज जब भी आप कोई फर्दर स्टडी करते हो तो जब आप थोड़े सेक्शंस को पता रखते हो ना, तो लिखने में, आंसर लिखने में बहुत मजा आता है। और जो टीचर होता है वो जब आपका चेक करता है पेपर, तो उसको इतना पता होता है कि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ा है और वो उसी इंटरेस्ट से लिख रहा है वो पूरा आंसर। तो ये इकोनॉमिक्स है। यही इकोनॉमिक्स ने मार्शल को क्रिटिसाइज या क्रिटिज्म या फॉल आउट कहा कि इनकी कुछ वही 3 मेजर पॉइंट के कारण इनकी यूटिलिटी एनालिसिस फेल होती है और इनकी इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीबीएसई का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि
यूटिलिटी एनालिसिस जो इंडिफरेंट कर्व की है वो किस पे बेस्ड है, वो है ऑर्डिनल एनालिसिस बेस्ड। इसलिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऑर्डिनल एनालिसिस क्या होता है। ऑर्डिनल एनालिसिस अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ मेन ये जानना है कि ऑर्डिनल एनालिसिस होता क्या है, जैसे कार्डिनल होता है। जनरली आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप स्कूल में आपका रिजल्ट का दिन होता है, जब आपका पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो आप जब रिजल्ट लेने जाते हो तो आप पूछते हो फर्स्ट कौन आया मैम। वो क्यों पूछते हो? वो क्यों पूछते हो? ये जानने के लिए कि पूरे क्लास में 50 बच्चों में या 50 स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन बच्चा है जो फर्स्ट डिवीजन को ग्रेड किया है, जिसको मिली है फर्स्ट डिवीजन मिली है फॉर श्योर। वो आप इसलिए पूछते हो कि उसमें ऐसा क्या पोटेंशियल है जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस आपका रैंक बेस्ड है। जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पहले यूटिलिटी में 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली और सेकंड में 40 की मिली, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है जो मार्शल ने बोला था। लेकिन जब हम चीजों को रैंक बेस पे रखते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इससे ये होता है कि हम आज अगर कुछ यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद कल थोड़ी सी कम यूटिलिटी एनालिसिस करें। जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है यार कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हैंड बैग्स हैं। जैसे कि लड़कियों को पर्स बहुत पसंद होता है, तो उनके पास पर्स बहुत सारा होता है, लेकिन भाई वो 7-8 पर्स थोड़ी एक सिचुएशन में लेके चली जाएंगी। उनको मॉल में शॉपिंग करना है तो वो 7-8 पर्स अपना लेके चली जाएंगे? ऑफकोर्स नॉट ना। वो अपने कपड़ों से मैचेबल और अपने जूतों से मैचेबल उस सिचुएशन के अनुसार, उनके पास बड़ा बैग है तो वो देखेंगे सिचुएशन के अनुसार कि उनको अपना सामान जो भी अपना रखना है, और अगर सिर्फ उनको सिर्फ अपना सिर्फ क्रेडिट कार्ड या पैसा या मोबाइल से कैरी करना है तो वो छोटा सा क्लच ले जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि सारा बैग ले जाती है, वो अपने प्रेफरेंसेस के ऑर्डर के अनुसार उस रैंक में रखती हैं कि आज ऐसी सिचुएशन है तो मैं ये बैग ले जाऊंगी। अब वो और बैग अपने फेंक नहीं देती हैं, ऑब्वियसली यार नहीं फेंकेंगे, मैं भी नहीं फेंकती। तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ रैंकिंग का। रैंक, जब एक जज रैंक देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसका ये मानना होता है कि फर्स्ट वाले में सेकंड वाले से ज्यादा पोटेंशियल है, नटशेल में बता रही हूँ, और सेकंड वाले से थर्ड में ज्यादा पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको क्रिटिसाइज या उसकी आलोचना करता है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये मैंडेटरी होता है कि जब हम रैंक्स में डिवाइड करते हैं, जब हम उसको डिवीजन में कहते हैं कि उसकी ये डिवीजन, उसकी ये डिवीजन, उसकी ये डिवीजन है, तो ऑर्डिनल एनालिसिस काइंड ऑफ दैट कि उसको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इसलिए बोला गया कि प्रेफरेंसेस को आप अपने रैंक के अनुसार रखो, कि आज अगर तुम हलवा खा रहे हो तो कल आइसक्रीम खा लेना यार। ऐसा नहीं कि आइसक्रीम को सैक्रिफाइस कर देना, आइसक्रीम को छोड़ देना कि यार आज तुम हलवा खा लो कल आइसक्रीम मत खाना, नहीं। आज आप हलवा के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो पहली रैंक पे, तो सेकंड रैंक में आप आइसक्रीम को दे रहे हो, कुछ भी नहीं छूट रहा ना, सब खा रहे हो ना। तो इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे आपको बनाया है और ये एग्जाम्पल भी दिया है आपको रैंक्स का, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। इसीलिए जब भी ऑर्डिनल एनालिसिस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप रैंक्स को ध्यान में रखना अपने, और आपका आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये जानना आपको जरूरी है। और अगर आपको ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में और जानना है, फर्दर और इन्फॉर्मेशन लेनी, प्लीज यू शुड कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, तो इससे आगे मैं आपको और फर्दर एडिशनल चीजें ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में बता सकूं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे आईसी क्या होता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। सो अब बैकग्राउंड या हिस्ट्री के बाद ऑफ आईसी अब हम पढ़ेंगे फाइनली कि आईसी क्या होता है। बट आईसी के पढ़ने के पहले जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी तो आप प्लीज कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको सर्कल करके स्टार लगा लेना, क्योंकि वो आगे फर्दर स्टडी के लिए आपको काम आएंगे। उसका रीजन, उसका कि वो क्यों होता है, सो दैट आपकी जो स्टडी है मोर आपकी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। इन शॉर्ट ये मेरा मतलब है। तो अब हम इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। पहली बात तो इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस होता क्या है। इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशंस लिखा है मैंने, कॉम्बिनेशंस क्यों लिखा है मैंने, इसलिए मैंने बोला ना कुछ कुछ वर्ड्स को आप सर्कल करते जाइएगा। कॉम्बिनेशन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटी की बात हुई है, एक आपकी एक्स एक वाई। आपने कभी ध्यान दिया है कि यूटिलिटी एनालिसिस में हमने एक्स और वाई कमोडिटी को जब जब लिया, उसके यूटिलिटी एनालिसिस में हमने हमेशा एक कमोडिटी को कंसिडर किया। मार्शल ने सबसे बड़ी गलती यही की थी, जो फर्दर मॉडर्न इकोनॉमिक्स आए, जो आईसी पे उन्होंने अपना व्यू दिया, तो उन्होंने यही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक तरफ यूटिलिटी, एक तरफ उसका जो इनकम या प्राइस लिया बताया मार्शल ने ग्राफ में,
तो सबसे बड़ी चीज है, एक कमोडिटी को एक ह्यूमन क्यों प्रेफरेंस देगा? कि आज के तौर पे आप एज अ ह्यूमन, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, क्या आप सिर्फ एक चीज को प्रेफरेंस देते हैं अपने लाइफ में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होती है? डेफिनेटली हाँ, बट पार्शली ना अगर बोलो तो। उसका रीजन होता है कि आप जब मार्केट में जाते हो तो वैसी ही कमोडिटी के तरह कितनी सारी कमोडिटीज आपके सामने एक सेलर रख देता है, एक सेलर रख देता है कि आप ये नहीं लेना चाहते तो ये ले लीजिए, ये नहीं लेना चाहते तो ये लीजिए। उसका रीजन होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है कुछ चीजों को, जब उसको लगता है कि उसके पास उसकी इनकम है और उतनी लेवल ऑफ इनकम है कि वो एक कमोडिटी को आया था खरीदने और उतनी इनकम में वो 2 कमोडिटी को खरीद लेगा, तो वो डेफिनेटली वो यार 2 खरीदेगा ना यार। ऑब्वियस बात है, आप जब आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, आप कभी एक आइसक्रीम खाते हो क्या? मैं नहीं खाती कभी, मैं तो 2 से कम तो नहीं खाती कभी। तो उसका रीजन है भाई कि आपकी लेवल ऑफ इनकम आपको अगर अलाउ कर रही है कि यू शुड गो एंड बाय 2 गुड्स एट अ टाइम, तो क्यों नहीं आप खरीदोगे? तो ऑब्वियसली बात है, इसीलिए आईसी सुपीरियर माना जाता है यूक्लिड एनालिसिस से कि कॉम्बिनेशंस उन्होंने 2 कमोडिटी के लिए, ना कि एक। मार्शल की स्टडी आप फिर से करना, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाना, तो उसमें उन्होंने एक कमोडिटी का जिक्र ज्यादा किया था। और जो 1 कमोडिटी और सेवरल कमोडिटी की बात कही थी, वो एक सिचुएशन पे उन्होंने बोली थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे बोली थी, इसीलिए उनका जो एक थ्योरी है वो फेल हो गया। फिर से हम आते हैं उसकी डेफिनेशन में। सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटी, देखो यहाँ पे लिखा ना 2 कमोडिटीज विच ऑफर्स अ कंज्यूमर यहाँ कौन, कितना कंज्यूमर? सिर्फ एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर जो 2 गुड्स को कॉम्बिनेशन को खरीद रहा है और वही 2 गुड्स उसको क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी आपको नहीं समझाऊंगी, अभी जब मैं इसका ग्राफ बताऊंगी तब आपको समझाऊंगी, तो समझ में आ जाएगा कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों बोल रहा है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सो दैट ही और शी, चाहे लड़का चाहे लड़की, इज इन एन आईसी बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन सॉरी। उसका रीजन होता है, आप एक ही कंज्यूमर हो जिसको 2 गुड्स एक बार में पसंद आ गए, फॉर श्योर, लेकिन आप एक ही बार में उस 2 गुड्स को नहीं यूज करोगे। ऑब्वियस बात है, कैसे करोगे? अगर आइसक्रीम पार्लर में जा रहे हो तो पहली बार में तो आप चॉकोबार खाओगे ना, और उसके बाद आप सॉफ्टी या कुछ और कर्नाटो शायद खाओगे। एक ही बार में थोड़ी कि एक इधर हाथ में ले लिया, इधर हाथ में ले लिया। इसीलिए कि 2 गुड्स का जो वो कंजम्पशन है वो एकदम साइमल्टेनियसली नहीं करेगा। पहले एक गुड्स को कंज्यूम करेगा, दूसरे गुड्स को साइड में रख के थोड़ी देर के लिए, फिर वो दूसरे कमोडिटी को यूज करेगा पहले गुड्स को कंज्यूम करके। इसीलिए इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। आपको याद होगा जब मैंने पीपीसी पढ़ाया था, तो पीपीसी का भी ग्राफ बस कॉन्केव था, लेकिन नेगेटिव था। इकोनॉमिक्स हो चाहे ब्रह्मांड की कोई भी स्टडी का ये टॉपिक हो जिसमें ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, भले वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, चाहे वो स्ट्रेट जा रहा हो, कोई भी, वो नेगेटिव ही माना जाता है। और नेगेटिव क्यों माना जाता है? पीपीसी में मैंने बताया था कि नेगेटिव शोज कि आप एक चीज को अगर कंज्यूम कर रहे हो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, तो दूसरी चीज को क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो। बट यहाँ पे आप फुली सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, रैंक्स पे रख रहे हो कि अभी अगर मैं एक्स कमोडिटी को यूज कर रहा हूं तो वाई को मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है, और वाई को मैं एक्स के लिए क्या कर रहा हूं? सैक्रिफाइस कर रहा हूं। सैक्रिफाइस इज नॉट दैट सेंस की जैसे मैंने पीपीसी में आपको बताया था, बट यहाँ पे सिर्फ रैंक्स की बात है, इसलिए मैंने ऑर्डिनल एनालिसिस में आपको रैंक्स के बारे में बताया कि रैंक्स यहाँ पे किस तरह से यूज हुई है। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। आईसी जो होता है वो इस शेप का होता है, जनरली आपका सी शेप का होता है इस तरह से, और नेगेटिव गिरता रहता है। अब इसके जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्स गुड यहाँ लिया है, ये वाई गुड लिया है। अब आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे वाई कमोडिटी है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी है। एक्स कमोडिटी को ये पाने के लिए, गेन करने के लिए वाई को क्या कर रहा है? थोड़ा सा कम यूटिलाइज कर रहा है, उसको सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं यहाँ साइड पे लिख दे रही हूँ आपके लिए कि जो एक्स है वो गेन कर रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस किसको कर रहा है? वाई को। ठीक है, एकदम सेम पीपीसी का कॉन्सेप्ट। लेकिन पीपीसी के कॉन्सेप्ट में जब उसकी प्रॉपर्टी में पीपीसी कॉनकेव आ जाता है, कॉनकेव, तो वो पूरी चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन जब नेगेटिव ग्राफ आपका आता है, मैं फिर से बता रही हूं, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक्स को पाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक है, 6, 4, 2 और एक्स को
धीमे धीमे यूटिलिटी अपनी बढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जब आप मार्केट में जाते हो और अगर आपको एक कमोडिटी ज्यादा पसंद, एग्जाम्पल देती हूँ आपको सोप का, साबुन। जब आप मार्केट में गए, सपोज आप पहले सिंथॉल यूज करते हो, सिंथॉल इज द नेम ऑफ अ ब्रांड, आई होप आपको पता होगा। सिंथॉल आप यूज करते थे इनिशियली जब आप मार्केट नहीं गए थे, लेकिन जब आप मार्केट जाके गए तो आपको जो सेलर है आपको उसने कुछ स्पेशलिटी टाइप काइंड ऑफ सोप्स दिखाए और उसमें से आपको डव पसंद आया। तो जब आप डव घर लेके आए हो मार्केट से, तो सिंथॉल का यूज करोगे क्या? सिंथॉल का कंजम्पशन थोड़े दिन के लिए क्या करोगे? रोक दोगे, है ना, रोक दोगे। क्या करोगे? डव यूज करके देखोगे कि मैं सुंदर होता हूं कि नहीं होता। इसीलिए तो एक गुड्स को क्या किया आपने, कहा कि आप उसको बाद में यूज करेंगे, थोड़े दिन बाद यूज करेंगे, उसको सेकंड प्रेफरेंस ऑर्डर में रख देंगे, और जो अभी अभी मैं मार्केट से लेके आया हूं जिससे मैं सुंदर बन सकता हूं या बन सकती हूं, उसको पहले हम यूटिलाइज करेंगे। तो कुछ इसी तरह आप यहाँ पे उसको कोरिलेट करके देखो, इनकॉर्पोरेट करके देखो, तो वाई को यहाँ पे ये सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स को गेन करने के लिए। एक रीजन, एक और चीज की एक्स को जब वो शुरू किया यूटिलाइज करना, तो उसकी यूटिलिटी जो पावर है वो धीमी है, डिमिनिश है, धीमी है। ऑब्वियसली बात है, कुछ नई चीजें जब आप अपनाते हो तो उसमें थोड़ा धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हो, बढ़ते हो आगे। लेकिन जो पुरानी चीजें होती है जिसमें आप मास्टर हो जाते हो, करते करते यूज करते करते, उसका जब आप पावर कम करते हो तो उसका जो एडिशनल पावर होता है वो ज्यादा होता है आपके नए कमोडिटी को यूज करने पे, रेट से। आई एम कंपेयरिंग द रेट ओवर हियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछा जाता है कि जो आईसी होता है, डिफरेंट कर्व होता है, वो आपका किस रीजन से स्लोप डाउन करता है? उसका रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में आगे आगे आपको बताती हूँ, फर्दर बताती हूँ आपको, लेकिन आपको सिर्फ आप बाइफिकेट कर दो तो आपको समझ में आ जाए शायद। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको पहले बताया था कि बाइफिकेट करोगे तो मार्जिनल का वर्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? इसलिए मैंने बोला ना, सैक्रिफाइस वर्ड यहाँ पे थोड़ा कम यूज हुआ है। सब्स्टिट्यूशन कि वाई को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक्स से, ऑब्वियसली ना, सिंथॉल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो डव से। इसीलिए मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस वर्ड नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन टू मेक श्योर कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, आप प्लीज इसको मिक्स करके मत लिख देना कि वो एक्स को सैक्रिफाइस करने के लिए, एक्स को गेन करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करता है, ये मत लिख देना, क्योंकि इससे आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। मेरा एम आपको ये है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी डेफिनेशन क्लियर करूं, उसको इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊं, ताकि आप जब आप बुक देखो तो आपको डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, इसीलिए एमआरएस एक बहुत बड़ा कारण होता है इसका नीचे गिरने का, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, जब आपको एक इनिशियल गुड्स जो आप यूज करते हो घर में, उससे अच्छी चीज मिल जाती है, तो आप अपने घर वाले चीजों को थोड़ी दिन के लिए कहते हो भैया ठहर जाओ, हम अभी ये मार्केट से लेके आए नए ना, हम इसको यूज करेंगे। तो एक आईसी जो होती है, इसी कारण हमारी क्या होती है, यहाँ पे नीचे गिरती है। आई गेस आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ग्राफ में कैसे कॉपरेट किया है, मैंने इनकॉपरेट किया है एक्स और वाई गुड्स की बात, कि एक्स गुड को हम कहते हैं नया नया है, हमारे मार्केट में आया है, और वाई गुड को कहते हैं कि हम इसको सेकंड प्रेफरेंस में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि वन वर्ड में बहुत बार आया है, समेटिव में, असेसमेंट में, कि क्या बोलते हैं, पूछ लेता है कि क्या ऐसे रीजन होता है कि आईसी आपका स्लो डाउन करता है। उसका रीजन होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन वर्ड को जरूर टिक डाउन करिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आप किससे कर रहे हो? एक्स को पाने के लिए वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। मतलब एक्स को आपने नया नया पाया है और किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? वाई। ऑब्वियसली बात है, पुरानी चीज को, नई चीज को पुरानी चीज से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्योंकि आप नया लेके आए हो। तो अभी मैं आपको आगे बताती हूं कि एमआरएस क्या होता है। तो आईसी का गिरने का रीजन, जो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, उसका रीजन मैंने बताया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर से मैं बताती हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। मार्जिन मीन्स एडिशनल, रेट एक दर होती है, और सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि जब आप किसी गुड्स जो आप नया लाए हो मार्केट से, और अपनी प्रीवियस गुड जो आपका घर पे है उसको आप उससे सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे चाय और कॉफी। कभी चाय पत्ती घर में खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है हम कॉफी पी लेते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूट द गुड्स जो सब्स्टिट्यूट हो सके एक दूसरे से,
वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आईसी में। तो जो हिक्स थे, जो सैमुअलसन थे, इन्होंने यही बताया कि जो हमारा प्रेफरेंस होता है वो एक गुड से दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसी कारण हम अपने प्रेफरेंसेस को एक रैंक के तौर पे रख सकते हैं, 1 2 3 4 काइंड ऑफ, ठीक है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे कार्डिनल मत लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम जान लें कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने ये ग्राफ इसलिए बनाया है ताकि आपको दिमाग में ये रहे कि ये आईसी और आईसी क्यों गिर रहा है। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसा स्लोप होता है आईसी का। डेफिनेटली ये स्लोप ही तो है आईसी का। और जब पूछता है कि उसका रीजन क्यों है कि ये गिर रहा है, उसका रीजन है कि एमआरएस के होने के कारण ये ग्राफ नीचे गिर रहा है। और एमआरएस क्या होता है, ये शो करता है, दैट शोज द अमाउंट ऑफ द गुड्स वाई, जो यहाँ है गुड्स वाई, दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, गिव अप, मतलब कि वाई गुड्स को क्या कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है एक्स गुड को पाने के लिए, फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ द गुड्स एक्स। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आइसक्रीम्स का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सोप्स का, उससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई होगा नहीं। सोप्स का एग्जाम्पल हम फिर से यहाँ पे लेते हैं कि हम यहाँ पे सोप एक्स को मान लेते हैं। हमने क्या लिया था, हमने जो हम मार्केट से लेके आए थे वो हमारा था डव था, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। और हमने जो सैक्रिफाइस किया कौन सा था, सिंथॉल। तो हम सिंथॉल को यहाँ पे कुछ यूनिट ऑफ क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन उसका गिव अप कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या, एक्स गुड को गेन करने के लिए, जो कि हमारा क्या है, डव है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वर्ड जो है ना, गिव अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट इज मेजर एज चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आप डेफिनेशन यूज करना तो उसमें सैक्रिफाइस मत लिखना, क्योंकि आईसी के डेफिनेशन में सैक्रिफाइस वर्ड नहीं यूज हुआ है। जब आप उसके पॉइंट्स को इंकॉर्पोरेट करोगे अपने आंसर में, देन यू कैन यूज इट, बट डोंट यूज द सैक्रिफाइस एंड गेन वर्ड अपने डेफिनेशन में। इसीलिए मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे बताया है कि एमआरएस में ये गिव अप वर्ड क्यों इतना जरूरी है। डोंट यूज अ वर्ड सैक्रिफाइस ओवर हियर, कि एक्स को पाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करता है। लेकिन जब आप ये लिखोगे कि ये मेजर होता है किससे, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। चेंज क्या है, डेल्टा। हमें पता है ना, एडिशनल, अब यहाँ पे मार्जिनल वर्ड आ गया तो आप रिलेट कर लो, इसीलिए चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, इसमें कितना चेंज आ रहा है ऊपर वाले न्यूमरेटर की वजह से। उसका रीजन होता है डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। आपको याद होगा मैथमेटिक्स का एक रूल है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है हमारे न्यूमरेटर से। तो इसीलिए जो नीचे वाला हमारा चेंज हो रहा है वो किसके प्रभाव से, ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला कितना गिव अप कर रहा है हम नीचे वाले को गेन करने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट में लिखा आपको समझाने के लिए, सैक्रिफाइस बाय गेन। इसको मेजर ऐसे किया जाता है। कभी अगर एमआरएस को कैलकुलेट करने को आपको क्वेश्चन में दिया रहे तो आराम से आप गुड्स एक्स और गुड्स वाई अगर आपको टैबुलर फॉर्म में दिए रहे तो एक्स और वाई की एडिशनल यूनिट को आप निकाल लेना, चेंज इन एक्स बाय चेंज इन वाई आपको मिल जाएगा। आप अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना तो आपको एमआरएस मिल जाएगा। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन आईसी, फिर से मैं पूरा पढ़ती हूँ, मैंने बीच में बोल दिया, सॉरी। इट इज मेजर एज चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, दैट इज सैक्रिफाइस बाय गेन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन आईसी। एग्जाम्पल है सोप का, कोई भी पॉइंट में। और मैंने डेफिनेशन में आपको आईसी में एक वर्ड था कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्राफ बना के आपको ये बनाई है, सॉरी। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आईसी है, एक आईसी दिख रही है ना, बहुत सारे आईसी तो नहीं है ना। वो मैं आगे आपको बताऊंगी जब बहुत सारे आईसी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। लेकिन जब एक आईसी में आप दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में, जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को आप गिव अप कर रहे हो दूसरी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को पाने के लिए, तो डेफिनेटली जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम होता है। बस डिफरेंट इतना होता है कि आप पुरानी चीज को थोड़ा सा रोक देते हो कुछ समय के लिए अपनी नई गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आईसी एंड आईसी क्यों, उसका रीजन पूछता है कि वो क्यों गिरता है, एमआरएस के कारण। एंड व्हाट इज एमआरएस, और एमआरएस का क्या एक इनकॉर्पोरेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक माय चैनल एंड वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी ऐसी वीडियो अगर मैं पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।